जय हिंद साथियों, स्टडी ल्यूसम के इस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग समझेंगे यूनाइटेड नेशन मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ का एक अंग सुरक्षा परिषद मतलब सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन या फिर आप इसको यूएन बोल सकते हैं या फिर यूएनओ भी बोल सकते हैं। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में टोटली 6 अंग होते हैं और उस 6 अंग में से हम लोग आज सिर्फ इसकी सुरक्षा परिषद मतलब सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में बात करेंगे। 5 ऑर्गन के बारे में हम लोग किसी दूसरे वीडियो में समझेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे सबसे पहला इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, इसके बारे में कुछ जानने से पहले हम लोग इसकी छोटी सी एक आखिर इसका पिछला परिवेश क्या था, कैसे इसकी स्थापना हुई, इसका सबसे शुरुआती दौर कैसा था, इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसा कि आप लोग को पता है कि प्रथम जो विश्व युद्ध हुआ था मतलब जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था वो 1914 से लेकर के 1918 तक हुआ था। उस समय पूरी दुनिया जो थी वो 2 खेमे में बट गई थी, जहां एक तरफ सोवियत संघ था, वहीं दूसरी तरफ जो था वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका था। और उस दौर में जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो लोगों को क्यों लगा कि क्यों नहीं एक ऐसी संस्था बनाई जाए जिससे वो पूरी दुनिया के ऊपर वो कंट्रोल करे और पूरी दुनिया उसके द्वारा कही गई बातों को माने। और उसी के तहत जो था वो लीग ऑफ नेशन की शुरुआत की गई थी 1920 ईस्वी में। इसके बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था। उसके बाद उसका मोटो था कि सेकेंड वर्ल्ड वार को नहीं होने देना है, लेकिन जैसा कि आप लोगों को पता है कि 1939 से लेकर के 1945 के बीच में सेकेंड वर्ल्ड वार हो गया और उसके बाद जो था वो लीग ऑफ नेशन का औचित्य खत्म हो गया। और उसके बाद फिर से लोगों को ये रियलाइज हुआ, लोगों को ये महसूस हुआ कि क्यों नहीं एक ऐसी संस्था बनाई जाए जिसका कंट्रोल पूरी दुनिया के ऊपर होगा और पूरी दुनिया उसके द्वारा कही गई बातों को मानेगी, ठीक है। तो चलिए समझते हैं आज हम लोग उसके बारे में। जब सेकेंड वर्ल्ड वार मतलब द्वितीय विश्व जब खत्म हुआ वो 1939 से लेकर के 1945 तक चला था, जैसे कि आप लोग सभी लोगों को अच्छे से पता है। अब उसके बाद समझते हैं, लोगों को लगा कि क्यों नहीं एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी संस्था बनाई जाए जिसका कंट्रोल विश्व के सभी देशों के ऊपर हो। और उसी के तहत अमेरिका के एक राष्ट्रपति थे जिनका नाम था डी रूजवेल्ट। आप सभी को ये नाम पता होगा, ये एक अमेरिकी राष्ट्रपति थे डी रूजवेल्ट। जैसा कि आप लोग को पता होगा कि लीग ऑफ नेशन की जो शुरुआत की गई थी वो अमेरिकी राष्ट्रपति के द्वारा ही पहल किया गया था। और उसी तरीके से जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन या फिर अगर यूएन भी बोलता है तो आप उसका मतलब ही यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ही समझिएगा, मतलब दोनों एक ही चीज़ है। कभी कभी यूएन बोलता है, कभी कभी यूएनओ बोलता है। तो ये जो डी रूजवेल्ट थे ये भी जो थे वे अमेरिकी राष्ट्रपति थे और इन्हीं के पहल पर जो था वो फिर से यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का शुरुआत किया गया था, ठीक है। अब हम लोग इस वीडियो में सिर्फ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का एक अंग के बारे में मतलब सिक्योरिटी काउंसिल मतलब सुरक्षा परिषद के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन मतलब जो संयुक्त राष्ट्र संघ है इसकी स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। जैसा आप लोग को पता है कि द्वितीय विश्व युद्ध 1945 को खत्म हो गया था और इसके बाद ही 24 अक्टूबर 1945 को मतलब द्वितीय विश्व युद्ध को खत्म होने के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ मतलब यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई थी। अब पूछिए कि सर ये कहां पर की गई थी, इसका जो है वो स्थान कौन सा है। तो आपको पता है कि अमेरिका में एक जगह है न्यूयॉर्क, ठीक है। और न्यूयॉर्क के मैनहट्टन एक आइलैंड है और ये मैनहट्टन आइलैंड में ही जो था वो इसकी स्थापना की गई थी। मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था कि इसके लिए एक बहुत अमीर आदमी थे जिन्होंने अपना जमीन को दान दे दिया था, 17 एकड़ जमीन को, क्योंकि उनके पास बहुत ज़्यादा जमीन था। तो चलिए हम लोग इसमें समझते हैं। अभी टोटल हम लोग बात करेंगे कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में टोटल भी 193 सदस्य देश हैं, 193 सदस्य देश हैं। लेकिन जब ये यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जब ये 1945 में बन रहा था तो उस समय यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ और सिर्फ 50 सदस्य देश ही थे। और उस समय भारत गुलाम रहते हुए भी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन को अपनाया था, मतलब उसका सदस्य बना था। अब अगर पूछता है कि इसमें अभी 193 सदस्य देश हैं तो आखिर इसका सबसे लास्ट का मतलब 193 नंबर वाला जो देश है वो कौन सा है। तो ये जो 193 नंबर का जो देश है वो 2011 में दक्षिणी सूडान बना था, दक्षिणी सूडान, ठीक है। ये दक्षिणी सूडान जो था वो सबसे यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का सबसे लास्ट नंबर का मतलब 193 नंबर का सबसे लास्ट में जुड़ने वाला सदस्य देश जो है वो दक्षिणी सूडान है, जो 2011 में जो था वो संयुक्त राष्ट्र संघ में जुड़ा हुआ था। अब समझते हैं कि सिक्योरिटी काउंसिल इसमें से क्या है। तो सिक्योरिटी काउंसिल को पुलिसमैन ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, मतलब पूरी दुनिया में किसी भी तरह का डिसीजन लेना हो, किसी को अगर सजा देना हो तो वो सिक्योरिटी काउंसिल ही उसको काम करती है। तो इसलिए हम लोग इसको पुलिसमैन ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। इसमें से 5 जो हैं वो अस्थायी सदस्य हैं। अस्थायी सदस्य वैसे सदस्य देश को बोलते हैं जिसकी जो सदस्यता है वो कभी समाप्त नहीं होगी, वो सदस्यता हमेशा
उसमें बरकरार रहेगी, उस संस्था में वो हमेशा के लिए सदस्य हैं जब तक ये ऑर्गेनाइजेशन चलेगा, जब तक ये संस्था चलने वाली है। अब इसके लिए सबसे पहला आप लोग ऐसे याद रख सकते हैं कि आखिर ये 5 अस्थायी सदस्य देश हैं जिनकी सदस्यता कभी खत्म नहीं होगी जब तक ये ऑर्गेनाइजेशन है, या फिर जब तक इसके प्रति कुछ प्रक्रिया नहीं किया जाता है। तो आखिर वो सदस्य देश कौन कौन से हैं, तो आप लोग इसको ABCD के आधार पर याद रख सकते हैं, या फिर आप लोग इसको मानचित्र मतलब नक्शा का भी सहारा ले सकते हैं, आपको जिसमें सुविधा हो आप उसके अनुसार ले सकते हैं। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहला इसमें से कौन कौन से देश है, तो A, B, C और फिर F और R। अब इसमें समझते हैं कि सबका मतलब क्या है। तो A से मतलब है अमेरिका, A से मतलब अमेरिका, B से मतलब ब्रिटेन, B से ब्रिटेन, C से चाइना, C से चाइना, F से फ्रांस, F से फ्रांस, और R से हो जाएगा आपका रसिया, जिसको आप लोग रूस भी कहते हैं। तो समझ में आ गया कि 5 अस्थायी देश हैं। ये ऐसे अस्थायी देश हैं जिनका जो समय है, इनका जो सदस्यता का जो टाइमिंग है वो कभी खत्म नहीं होगा जब तक कि ये सिक्योरिटी काउंसिल, या फिर जब तक हम कह सकते हैं कि जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है, जब तक ये संस्था चलेगी तब तक इसकी सदस्यता कभी भी खत्म नहीं हो सकती है। अब उसके बाद समझते हैं कि इसमें से 5 जो होते हैं वो अस्थायी सदस्य होते हैं और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। तो 10 जो अस्थायी सदस्य होते हैं इनका चुनाव होता है, और ये हमेशा 2 वर्षों के अंतराल पर इसका चुनाव होता है। जैसे अब ये 10 अस्थायी सदस्य कौन होते हैं, तो ये महासभा मतलब जनरल असेंबली से चुने जाते हैं, ठीक है। तो जब हम अगले वीडियो में जब बताएंगे कि महासभा या जनरल असेंबली क्या होता है तो उसमें समझा देंगे कि कैसे कैसे इसमें से सदस्यों को चुना जाता है। लेकिन अब अभी सिर्फ इतना याद रखिए कि जो यूनाइटेड नेशन का जो सिक्योरिटी काउंसिल मतलब सुरक्षा परिषद होता है, उसमें जो 10 अस्थायी सदस्य होते हैं उनका चुनाव होता है, और वो हर 2 साल पर होता है। भारत इसका सदस्य 2012 के लमसम में था, और फिर भारत इसका सदस्य 2021 में बनेगा, और ये 2021 से लेकर के 2022 2 साल तक रहेगा। जैसा कि आप सभी को पता है कि 2 साल तक ही रहता है इसका सदस्य जो होता है वो हर 2 साल इसका टाइम पीरियड होता है, और 2 साल में इसका फिर चुनाव हो जाता है। अब बात करते हैं कि चलिए अगर सुरक्षा परिषद है मतलब सिक्योरिटी काउंसिल है, तो आखिर इसकी बैठकें भी होती होगी ना। अब बैठकें कैसे चलती है, तो देखिए सुरक्षा परिषद मतलब जो सिक्योरिटी काउंसिल है, इसकी जो बैठकें होती है वो प्रत्येक 14 दिन में चलती है। अब प्रत्येक 14 दिन में चलने का मतलब ये है कि इसमें से जो देश के जो मतलब उसके कुछ प्रतिनिधि होते हैं, वो प्रतिनिधि सारे सुरक्षा परिषद जो होता है जहां पर इसका हेडक्वार्टर है, वहां पर सभी हर 14 दिन में ये 5 जो स्थायी वाले जो मेंबर हैं, कौन कौन से, तो अमेरिका, ब्रिटेन, चाइना, फ्रांस और रसिया, ये 5 जो देश हैं इनके जो प्रतिनिधि होते हैं ये हर 14 दिन पर जा करके वहाँ पर मीटिंग करते हैं, और वो पूरी दुनिया के ऊपर क्या क्या घटनाएं चल रही है उन सभी के बारे में वो आपस में चर्चा डिस्कस करते हैं। उसके बाद 14 दिन तो ये हो गया कि जब नॉर्मल ये है, लेकिन कुछ कुछ ऐसी विपरीत परिस्थितियां हो जाती है जब ये 5 जो अस्थायी सदस्य देश हैं उन सभी लोगों को एक कोई तुरंत तत्काल का डिसीजन लेने की जरूरत होती है। जैसे कि ऐसे समझ लीजिए कि जैसे मान लेते हैं कि कोई देश दूसरे देश के ऊपर हमला कर दिया अचानक से, तो वैसी स्थिति में तुरंत में जो होता है वो कोई एक्शन लेने की जरूरत पड़ती है, ठीक है, या फिर विश्व में शांति को स्थापित करने की जरूरत पड़ती है। तो वैसी स्थिति में ये जो 5 सदस्य देश जो हैं जो अस्थायी वाले हैं उन सभी का जो बैठकें होगी वो 24 घंटे के अंदर ही वो बैठक को जो है वो कर लेंगे। मतलब 14 दिन नहीं, वहां पर 14 दिन का इंतजार नहीं किया जाएगा, वो 24 घंटे के अंदर ही हो जाएगा। अब इसके आगे बात करते हैं कि इसका अध्यक्ष कौन होगा। अब ऐसे समझिए कि आपके गांव तरफ जब पंचायत मतलब जब फैसला होता है तो उसका कोई अध्यक्ष होता है ना जी, उसको समझाने के लिए, या फिर जैसे मान लीजिए अगर बैठक अगर चल रही है तो सब तो अपने में हल्ला करने लगेगा, पहले हम बोलेंगे, या फिर पहले मेरी बात को सुनिए। तो उसमें से कोई एक ऐसा अध्यक्ष होता है, मतलब उसको कोई लीड करने वाले, कोई नेतृत्व करने वाला होता है ना। तो उसी तरीके से अगर ये बैठकें चलेगी तो इस बैठक को लीड करने वाला कौन होगा, तो देखिए इसको लीड करने वाला कोई नहीं होता है, जबकि बल्कि इसका चुनाव जो होता है वो अल्फाबेटिकली होता है। अल्फाबेटिकली कहने का मतलब यह है कि पहले ए नाम के जो देश हैं वो करेंगे, फिर बी वाले करेंगे, सी वाले करेंगे, और उसके बाद जो आएंगे वो सारे करेंगे, ठीक है। तो और ये जो चुनाव होता है ना वो अल्फाबेटिकली होता है, और इसमें से जो बैठक में जो चुनाव में जो भाग लेते हैं वो जो होते हैं वो अस्थायी वाले सदस्य लेते हैं। इसलिए मैंने आपको यहाँ पर ABCD करके बताया, ताकि पहले अमेरिका जो होगा वो इस बैठक का अध्यक्षता करेगा, फिर ब्रिटेन करेगा, फिर चाइना करेगा। तो इस तरीके से वो धीरे धीरे बढ़ते चलेंगे, मतलब अल्फाबेटिकली वो चलते जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ तक आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं कि इसमें से एक बहुत बड़ी पावर होती है वीटो, ठीक है। कौन सी पावर, वीटो पावर। अब समझते हैं कि वीटो क्या है, ठीक है। तो देखिए वीटो एक ऐसी पावर है जो यूनाइटेड नेशन है ना, इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, इतनी बड़ी सी संस्था, तो उस सभी जो संस्थाएं हैं, जो इसमें से 6 संस्थाएं आती है, ठीक है। तो उस 6 संस्था में से सबसे जो महत्वपूर्ण संस्था है वो सिक्योरिटी काउंसिल मतलब सुरक्षा परिषद है, ठीक है। और इसलिए मैंने सबसे पहला वीडियो जो है वो सिक्योरिटी काउंसिल मतलब सुरक्षा परिषद पर ही बनाया है, ठीक है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है।
अब इसमें से जो इसके अस्थायी सदस्य देश होते हैं, जैसे अमेरिका हो गया, ब्रिटेन हो गया, चाइना हो गया, फ्रांस और रसिया, ये पांचों जो अस्थायी सदस्य देश हैं, इन सभी के पास एक जो है वो पावर है, इन सभी को एक विशेष प्रकार की शक्ति प्रदान की गई है जिसको हम लोग वीटो के नाम से जानते हैं। अब ये वीटो क्या होता है चलिए समझते हैं। वीटो एक ऐसी पावर है जिसके तहत वो किसी भी विधेयक को, ठीक है, वो किसी भी विधेयक को, मतलब जो कानून वहां से पास होने वाला है उस कानून को वो रोक सकते हैं। क्या कर सकते हैं? रोक सकते हैं। जैसे आप इसे समझिए, अगर कोई भी देश जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का मतलब संयुक्त राष्ट्र का जो संविधान है, वो संविधान ये कहता है कि इन जो पांचों देशों को जो वीटो प्राप्त है, मतलब ये अमेरिका, ब्रिटेन, चाइना, फ्रांस और रसिया, ये पांचों देशों को जो वीटो प्राप्त है, इन पांचों देशों में से अगर कोई भी एक देश, ठीक है, कम से कम एक देश, और ज्यादा तो 2 3 4 5 कुछ भी हो सकते हैं, तो अब कोई भी कम से कम एक देश भी अगर उस विधेयक के प्रति अगर अपनी नाराजगी को जाहिर करता है, या फिर अगर वो ये कहता है कि हमको ये विधेयक पसंद नहीं है, और अगर वो उसके ऊपर वीटो कर देगा, तो विधेयक कतई नहीं पास होगा सिक्योरिटी काउंसिल से, मतलब वो विधेयक जो होगा वो हमेशा के लिए रद्द हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक समझ में आया कि वीटो क्या होता है। वीटो एक ऐसी शक्ति है जिसके द्वारा जिसके पास वीटो रहेगा ना, वो किसी भी देश को रौंद देगा। वैसे समझिए, अमेरिका के पास वीटो आप देखते हैं, उठ के केकरो पर हमला कर देता है। अब चाइना के पास है, वो भी देखते हैं अक्सर दादागिरी करते रहता है। तो मतलब जिसके पास वीटो है तो वो किसी को भी, मतलब छोटा देश हो या फिर कभी भी किसी से भी वो टकराने का माजदा रखता है, क्योंकि उसके पास वीटो है। अगर उसके खिलाफ अगर प्रस्ताव भी कर जाएगा सिक्योरिटी काउंसिल में किसी भी तरह का एक्शन लेने के लिए, तो उस समय वो वीटो कर देगा, क्योंकि कोई नहीं चाहता है कि हमारे ऊपर कोई एक्शन हो। जैसे आप ऐसे समझिए कि इराक का आप लोग नाम सुने होंगे, और आप लोग इराक का नाम सुने होंगे, ठीक है, और आप लोग सीरिया का भी नाम सुने होंगे, ठीक है। अब देखिए इन दोनों का कहानी क्या था। आपको पता है कि जो इराक के जो शासक थे सद्दाम हुसैन, ये सद्दाम हुसैन उठे और सीरिया के ऊपर हमला कर दिए। इनका प्रस्ताव गया यूनाइटेड नेशन का सिक्योरिटी काउंसिल में, जहां पर ये 5 जो है वो स्थायी सदस्य देश हैं, 10 अस्थायी थे। वहां पर जब भी कोई विधेयक जब जाता है ना, तो सबसे पहले वो महासभा में जाता है। तो वहां महासभा में से कम 193 में से कम 121 देश जो है ना उसके ऊपर हस्ताक्षर करेंगे, मतलब उस चीज को वो बोलेंगे कि नहीं ये चीज होना चाहिए, ठीक है, तभी वो विधेयक पारित होगा। और उसके बाद ये 5 का तो होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 5 अगर नहीं होंगे तो फिर वो काम नहीं होगा, मतलब विधेयक पारित नहीं होगा। तो ये जो इराक के जो सद्दाम हुसैन थे वो आए और सीरिया के ऊपर हमला कर दिए। इनका बात चला गया यूनाइटेड नेशन में, महासभा वहां से पारित कर दी। उसके बाद क्या सिक्योरिटी काउंसिल में, सिक्योरिटी काउंसिल में अमेरिका, ब्रिटेन, चाइना, फ्रांस और रसिया, ये 5 ने कहा कि जो है वो इराक के जो सद्दाम हुसैन थे उन्होंने सीरिया के ऊपर हमला करके गलत किया, और लास्ट में सभी देशों ने मिल करके जो है वो इराक को मारा। और आपको पता होगा कि आज भी इराक में कभी अमेरिका आता है, कभी रूस आता है, बमबारी करके चला जाता है, वहां के लोगों का जीना मुहाल हो गया। और इससे भारत को भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ। भारत के लगभग 2 से 3 लाख वहां पर जो लोग थे वो काम करते थे, और वहां से इराक से हम लोगों को सस्ता पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ऑयल वगैरह मिलता था, जो अब हम लोगों को काफी, हम लोग दूसरे देश से खरीदते हैं, मिडिल ईस्ट के काफी सारे देश हैं, हम लोग ईरान से भी खरीदते हैं, ठीक है। तो लेकिन हम लोग को अब इराक जितना हम लोग को सस्ते दर पर देता था, उससे अब हम लोग को महंगे दर पर लेना पड़ता है। मतलब हम लोग को समझ रहे हैं, इराक जो है वो सीरिया के ऊपर हमला करके क्या किया, आज इराक को अमेरिका, तो कभी रूस या फिर और भी देश इसके ऊपर अम्बार्गो लगा दिए हैं। मतलब अब अगर आपके ऊपर अम्बार्गो लग जाएगा तो मतलब वो एक ऐसा प्रतिबंध होता है जिससे कि आप किसी दूसरे देश से व्यापार नहीं कर सकते, मतलब ट्रेड को बढ़ावा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग को इराक में काफी ज्यादा नुकसान हुआ। तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का एक उसका अपना प्रिंसिपल है, ठीक है, उसका अपना एक मानना है कि कोई भी देश दूसरे देश के ऊपर हमला नहीं करेगा, और अगर वो करेगा तो पूरी दुनिया उसको मिल करके मारेगी, ठीक है। तो जैसे देखिए कि इराक जो किया सीरिया के ऊपर, तो इराक का जो है वो सद्दाम हुसैन का फाइल सब मिलकर के अमेरिका ने निपटा दिया उसका। उसी तरीके से अब अगर आप बोलिए कि सर चाइना भी तो तिब्बत को हड़प लिया, तो चाइना के ऊपर आखिर ये चीज क्यों नहीं आया? तो देखिए जैसा कि आपको मैंने पहले बताया कि इसमें से जो जिसके पास वीटो है, मतलब ये जो 5 जो अस्थायी सदस्य देश हैं, इन सभी को किसी भी प्रस्ताव पर सहमत होना जरूरी होता है। तो चाइना जब हड़पा तिब्बत की जमीनों को, तो इसका भी मामला गया था सिक्योरिटी काउंसिल में, लेकिन वहां पर अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और रसिया जो था वो चारों सहमत था। लेकिन कहा क्या गया है कि 5 को सहमत होना चाहिए, और चाइना बोला कि अच्छा हमारे खिलाफ तुम एक प्रस्ताव लाओगे, तो वीटो कर दिया, मतलब फिर वो प्रस्ताव जो था वो रद्द हो गया, और जिसके कारण फिर चाइना पर जो है वो किसी भी तरीके का कोई भी एक्शन नहीं हो पाया। और उसके बाद चाइना तब से लेकर के आज तक जो है वो तिब्बत को अपने अंदर ले लिया, और पता नहीं वो पूरा गटक लिया, और वो कहता है कि पूरा का पूरा मेरा हो गया, मतलब वो कहता है कि तिब्बत तो कोई देश ही नहीं था, ठीक है। तो चलिए यहां तक तो क्लियर हो गया। मतलब ऐसे बोल सकते हैं कि जिसके पास वीटो है, जो सदस्य देश के पास वीटो, वे खुले सांड की तरह है। वो बाजार में गए और किसी को भी सिंह मार के चले आएंगे, उनको बोलने वाला कोई नहीं है, मतलब उनको रोकने छेकने वाला कोई नहीं है। आप ऐसे समझिए कि टेम्पो का 3 पहिया होता है ना, उस 3 पहिया में से कोई अगर 1 पहिया अगर नहीं चलेगा तो क्या टेम्पो चलेगा? नहीं चलेगा, उलट जाएगा।
उसी तरीके से यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के ये जो है वो ये 5 पहिए हैं, एक तरह से आप बोल सकते हैं। ये 5 पहिए में से कोई भी एगो पहिया अगर रुका तो मतलब यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जो होगा वो नहीं काम कर पाएगा, मतलब नहीं चल पाएगा। और सिक्योरिटी काउंसिल में जो 5 जो ये अस्थायी सदस्य हैं, ये 5 में से कोई भी अगर एगो ना किया, मतलब नाखुश हुआ, अगर अपना वो नाराजगी जाहिर किया, तो इसका मतलब वो प्रस्ताव रद्द, पूरी दुनिया उसके ऊपर एड़ी चोटी लगाते रह जाएगा, लेकिन फिर भी उसमें से कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग समझते हैं, वीटो आपको समझ में आ गया। अब हम लोग समझते हैं कि क्या भारत को वीटो मिलना चाहिए, क्योंकि भारत के पास तो वीटो है नहीं, तो क्या भारत को वीटो मिलना चाहिए, और अगर मिलेगा तो क्यों मिलेगा, और अगर नहीं मिलेगा तो क्यों नहीं मिलेगा। आखिर इसमें से चाइना किस तरीके से हम लोग का परेशानी को बढ़ा रहा है, तो चलिए इसको आगे समझते हैं। तो चलिए अब हम लोग समझते हैं कि आखिर भारत को वीटो पावर क्यों मिलना चाहिए, वह कौन कौन से ऐसे घटक हैं या फिर वो कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिसके कारण भारत को वीटो पावर मिल सकता है, और कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो भारत को वीटो पावर दिलाने में जो है उसके प्रति वो एक अडंगा साबित हो रहे हैं। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले देखिए कि भारत को क्यों मिलना चाहिए और भारत को वीटो क्यों नहीं मिलना चाहिए। हम यहाँ पर दो टॉपिक को आप लोगों को समझने के लिए इसमें हम लोग 2 में बांट लिया है हमने कि आखिर क्यों क्यों मिलना चाहिए, रीजन क्या क्या है। देखिए सबसे पहला, भारत जो है वो संस्थापक सदस्य राष्ट्र है 1945 में। जैसे कि मैंने आपको बताया कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन मतलब संयुक्त राष्ट्र की जो स्थापना हुई थी वो 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। ठीक है, भारत उस समय गुलाम था। जैसा कि आप सभी को पता है कि भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग अंग्रेज हम लोग के ऊपर अपनी गुलामी को थोपे हुए थे। उसके बावजूद भी हम लोगों ने 1945 में ही संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ ये समझौता कर लिया कि जब हमारा देश आजाद हो जाएगा उसके बाद हम आपके संगठन में अपने आप शामिल हो जाएंगे। लेकिन अब देख लीजिए हम लोगों ने संस्थापक सदस्य राष्ट्र है, और अब देख लीजिए यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का दोगलापंथी कि अभी भी हम लोगों को वो वीटो पावर नहीं दे रहा है। ठीक है, उसके बाद हम लोग सबसे बड़ा लोकतंत्र है। कहना है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो संविधान है उसका ये मानना है कि दुनिया में ना किसी दूसरे का वहां पर मोनार्की नहीं हो, डिक्टेटरशिप नहीं, ऐसा उसका मानना है कि वहां पर जनता का शासन हो, मतलब एक तरह का लोकतंत्र है। तो जैसे कि आप लोग को पता है कि दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र तो अमेरिका है, उसको तो वीटो है, लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत है, मतलब इंडिया है। अब बोलिएगा कि बड़ा कैसे, ज्यादा पब्लिक तो चाइना के पास है, तो चाइना के पास ज्यादा आबादी तो है, लेकिन वो जो है वो लोकतंत्र नहीं है, वो एक जो है वो कम्युनिस्ट है, वहां पर एक ही पार्टी की सरकार चलती है। उसके बाद दूसरे नंबर पर जनसंख्या में भारत आता है। तो इस तरीके से भारत हमारा दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, और सबसे बड़ा लोकतंत्र होने के बावजूद भी अगर हम लोग को वीटो पावर नहीं मिलता है तो इसका मतलब यूनाइटेड नेशन की जो क्रेडिबिलिटी है उसी पर जो होता है वो एक सवाल उठता है। तो इसलिए हम लोग को भी वीटो पावर मिलना चाहिए। तीसरा रीजन कि हमारा जो देश है वो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। अमेरिका के एक बहुत वरिष्ठ पत्रकार ने यह कहा था कि पूरी दुनिया के जितने भी देश अगर वो खत्म हो जाए ना तो दुनिया फिर से डेवलप कर सकती है, सिर्फ भारत अगर नहीं खत्म हो, भारत अगर बच जाएगा तो। लेकिन भारत ही अगर खत्म हो जाए और पूरी दुनिया अगर बचेगी तो भारत जब रह रहा है तो भारत के बिना ऐसा परिवेश को, दुनिया में ऐसा माहौल की कल्पना जो होगा वो नहीं की जा सकती अच्छे तरीके से। आप ऐसे समझिए ना, भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जाट सभी धर्म के लोग रहते हैं। दुनिया के और भी बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां पर सिर्फ 2 धर्म या 3 धर्म या 1 धर्म रहता है, उसके बाद भी लोग अपने में लड़कट मरता है। भारत में इतने धर्म रहने के बावजूद भी हम लोग जो है वो बहुत शांति तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से आपस में रहते हैं। तो आप ऐसे समझिए कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, और जिसके कारण हमारे यहाँ पर जो है वो शांति भी बहुत अच्छे तरीके से, मतलब कहीं दुनिया में कहीं भी अगर शांति की बात होती है तो भारत सबसे पहला ये कहता है कि कहीं पर युद्ध नहीं होना चाहिए। युद्ध जो होता है वो किसी भी तरीके का विकल्प नहीं है। शांति के द्वारा ही या फिर बातचीत के माध्यम से हम लोग किसी भी बात को, किसी भी विवाद को आपसी बातचीत के माध्यम से हम लोग सुलझा सकते हैं, क्योंकि युद्ध जो होता है वो हारने वाले देश या जीतने वाले देश दोनों के लिए वो हानिकारक होता है। ठीक है, तो मतलब भारत एक सेक्युलरिज्म है, इसके अनुसार भी भारत को वीटो मिलना चाहिए। भारत जो है वो हमेशा शांति का पक्षधर रहा है, भारत नहीं चाहता है कि कहीं भी युद्ध हो, और इसलिए प्राचीन इतिहास से लेकर के अभी तक का जो हम लोग का जो रिकॉर्ड है, हम लोग का जो अभी तक हम लोग कह सकते हैं कि भारत एक ऐसा देश है जिन्होंने आज तक किसी दूसरे देश के ऊपर युद्ध नहीं थोपा है। मतलब भारत आज तक किसी दूसरे के ऊपर पहले हमला नहीं किया है, चाहे वो 1962 का युद्ध हो, 1971 का युद्ध हो या 99 का युद्ध हो, किसी भी तरह का युद्ध हो। ठीक है, भारत आज तक किसी भी देश के ऊपर पहले कभी भी हमला नहीं किया है। ठीक है, तो इसके आधार पर उसके बाद बात करते हैं तो आतंकवाद। यूनाइटेड नेशन का कहना है कि हम आतंकवाद को हटाएंगे। भारत आतंकवाद से पीड़ित रहा है आज भी। आप ऐसे अब छत्तीसगढ़ में जो कुछ देर पहले जो नक्सली हमला हुआ था वहां पर भी भारत जो है वो आज अभी भी नक्सलवाद का सामना कर रहा है। भारत अभी भी आतंकवाद का सामना करना है। जम्मू कश्मीर में आप लोग अक्सर देखते होंगे कि हमारे पुलवामा में इतने सारे जवानों को जो है वो उड़ा दिया गया था आरडीएक्स के माध्यम से। हमारा जम्मू कश्मीर में अभी भी जो होता है वो रोज मुठभेड़ चलती ही रहती है, कितने सारे जो जवान होते हैं वो हमारे शहीद हो जाते हैं। आतंकवादी भी मरते हैं, नो डाउट। ठीक है, अब उन लोग का जब जाने का मन ही है तो कहाँ जिंदा रह जाएंगे, आएंगे तो उन लोग का काम है ना, और इंडियन आर्मी का काम है उन लोग को जहन्नुम भेज देना।
तो अब मतलब भारत आतंकवाद से खुद पीड़ित रहा है, लेकिन दुनिया के कोई भी देश ये नहीं कह सकता है कि भारत से आज तक भी कोई भी जो है वो कोई आतंकवादी पनपा और वो किसी दूसरे देश के ऊपर जाकर के वो हमला किया या फिर वो किसी फ़िदायीन हमले को अंजाम दिया है। तो मतलब भारत आतंकवाद से पीड़ित रहा है। भारत हमेशा चाहता है कि आतंकवाद को जल्दी से जल्दी खत्म किया जाए, और इसलिए भारत यूनाइटेड नेशन का चाहे तो सिक्योरिटी काउंसिल हो, चाहे तो वहाँ पर उसका जनरल असेंबली हो, भारत हमेशा इस चीज़ का पक्षधर होता है कि हमेशा पूरी दुनिया से आतंकवाद को हटना चाहिए, आतंकवाद के खिलाफ पूरी दुनिया को एकजुट होना चाहिए और उसके मतलब आतंकवाद के खिलाफ लोगों को लड़ना चाहिए। लेकिन यूनाइटेड नेशन क्या, आपको लगता है कि जम्मू कश्मीर में अगर आतंकवादी लोग हैं तो क्या जब उसमें से यूनाइटेड नेशन किसी तरह का मदद करता है? नहीं करता है। आपको क्या लगता है? आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। उसके बाद चलते हैं कि आखिर हमारा संबंध कैसा है दुनिया के साथ। अब चाइना और पाकिस्तान के दो देश को छोड़ दीजिए, ठीक है। अब एक नेपाल, जितना झुमका नहीं गिरा था बरेली के बाजार में उतना तो नेपाल गिर गया ओली की सरकार में, वो एक अलग बात है। चाइना पाकिस्तान के दोनों को छोड़ दीजिए, हालांकि नेपाल और भारत का जो संबंध है वो रोटी बेटी का संबंध माना जाता है, लेकिन चाइना और पाकिस्तान के दोनों को छोड़कर के दुनिया में जितने भी सारे देश हैं, आप लोग अभी भी देखेंगे कोरोना के टाइम में कि जब हम लोग को ऑक्सीजन वगैरह की कमी हुई तो दुबई, फ्रांस, यूएसए, जितना भी सारे जो देश था वो सारे देशों ने हम लोगों को जो है वो मेडिकल सप्लाई किया और भी बहुत सारे इक्विपमेंट हम लोग को दिए वो। तो ये सारे चीज़ों को हम लोग को पूरी दुनिया से मिलता रहता है, मतलब पूरी दुनिया से जो हमारा संबंध है वो काफ़ी अच्छा है। अब अगर कहा जाए तो पाकिस्तान को अगर अच्छा बात ही बोलेगा तो उसको बुरा लगेगा। अगर हरामियों में भी अगर नोबेल प्राइज मिलता ना तो हर साल पाकिस्तान ही लाता, इसलिए वो कभी नहीं मानेगा। उसके बाद हम लोग दूसरे देश को प्रेरित किए। आज जो चाइना उछल कूद मचाता है, आज जो चाइना वीटो लेने के लिए भारत को वो हमेशा विरोध करता है, तो आपको पता होना चाहिए कि चाइना को जो वीटो मिला है वो भारत के द्वारा ही मिला है, आप ऐसे समझ लीजिए। क्योंकि ये जो वीटो जो था वो भारत को मिल रहा था, लेकिन पंडित नेहरू ने कहा कि नहीं, हमारे पड़ोसी को दे दीजिए, वो चाइना को मिल गया। और यही देखिए दोगलापंथी आज चाइना का कि हम लोगों ने उसको प्रेरित किया। चाइना शुरू में यूनाइटेड नेशन में नहीं जुड़ना चाहता था, भारत ने उसको प्रेरित किया, भारत ने उसको छोड़ करके और भी बहुत सारे देशों को प्रेरित किया, ठीक है। और आज इसी का हम लोग को खामियाजा भुगतना पड़ रहा है कि वो चाइना जो है वो हम लोग को वीटो लेने में आज हम लोग को एक बाध्य कर रहा है, हम लोग को वीटो लेने से बहुत बड़ा रोक रहा है। उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं कि दवाइयों हो गया या फिर बीमारियों से लड़ने की बात हो गई। आपको पता होगा कि पोलियो भारत से खत्म हो चुका है। आपको पता होगा भारत को पहले पोलियो से ग्रसित एक बहुत बड़ा हब माना जाता था कि ये बहुत बड़ा एकदम ग्रसित देश है। आज भारत पोलियो से फ्री हो चुका है। अभी भी यूरोप के बहुत सारे देशों में जहां पर पोलियो की बीमारी, आपको पता होगा कि लगभग 80% से 90% वैक्सीन जो है वो भारत से जाती है। अभी भी कोरोना की वैक्सीन अगर बन रही है ना तो दुनिया के लगभग देश कोरोना की वैक्सीन का खोज तो कर ले रहे हैं, लेकिन वो लोग सब कहते हैं कि भारत एक काम करो, तुम बना दो, क्योंकि हमारे पास वो कैपेसिटी नहीं है वैक्सीन बनाने के लिए, ठीक है। आप लोग को ये पता होगा कि जब डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति थे अमेरिका में के उस समय जब हाइड्रोक्लोरोक्विन जब दवाई जब घट गई थी तो उसमें उन्होंने क्या कहा था भारत से कि आप हमको दवाई दे दीजिए, और उस समय मोदी जी ने उनके जो है वो मदद किया था दवाई को लेकर के। तो मतलब पूरी दुनिया तो खोज कर लेती है, लेकिन वैक्सीन वगैरह का जो प्रोडक्शन होता है दवाई वगैरह के मामले में हम लोग मदद करते हैं, पूरी दुनिया को हम लोग बांटते हैं, क्योंकि हमारा ये शुरू से हम लोगों का एक संस्कृति कल्चर रहा है। क्रोमोसोम के साथ साथ इंसानियत भी पाई जाती है, हम लोग शुरू से ऐसे हम लोग करते रहते हैं, ठीक है। तो इसके इन सभी के आधार पर हम लोग को जो है वो मिलना चाहिए कि हम लोग को वीटो मिलना चाहिए। अगर क्योंकि वीटो अगर मिलेगा तो हम लोग भी विश्व का जो फैसला होगा उसमें हम लोग भी, मतलब हमारे भारत के जो भी प्रतिनिधि होंगे वो भी अपना एक इंपॉर्टेंट रोल, वो भी अपना एक महत्वपूर्ण योगदान को वो निभा सकते हैं, ठीक है। तो इन सभी के आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि भारत को वीटो मिलना चाहिए, ठीक है। और आज नहीं तो कल लड़कर लेंगे, हम लोग जरूर लेंगे, ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं कि क्यों नहीं, आखिर इसका विरोध क्यों हो रहा है, लोग क्यों कहते हैं कि आखिर क्यों नहीं मिलना चाहिए भारत को वीटो, विरोध क्यों कर रहा है। देखिए, सबसे पहला नाभिकीय अप्रसार संधि एनपीटी, ठीक है, ये 1968 में हुआ था। अब इसके तहत कहा गया था कि कोई भी देश जिसके पास 1968 से पहले जब किसी के पास अगर परमाणु बम है ना तो वो रख सकता है, ठीक है, लेकिन इसके बाद कोई भी अब परमाणु बम नहीं बनाएगा। तो आपको पता है कि भारत का जो परमाणु बम 2 बार टेस्ट हुआ था, एक हुआ था 1974 में, ठीक है, इसका जो नाम दिया गया था वो दिया गया था स्माइलिंग बुद्धा, ये तो पता है। उस समय जो प्रधानमंत्री थे वो इंदिरा गांधी थी, और ये जो था वो अनसक्सेस हो गया था, मतलब असफल हो गया था, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो हुआ था वो 1998 में हुआ था, ठीक है, मई 1998 को हुआ था। इसका नाम जो रखा गया था वो रखा गया था शक्ति 98, और इसको सफल करने वाले थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जिसको हम लोग मिसाइल मैन के भी नाम से जानते हैं, वो राष्ट्रपति भी रहे थे भारत के, ठीक है। तो ये हो गया। तो इसमें से कहा गया है नाभिकीय अप्रसार संधि, मतलब 1968 से पहले किसी के पास परमाणु बम है तो वो रख सकता है, और उसके बाद जो है वो कोई भी जो है वो परमाणु बम का ना तो वो रखेगा अपने पास, और रखेगा तो फिर उसको हम नहीं देंगे सदस्यता। भारत 1998 में जो था वो बना लिया परमाणु बम, ठीक है। अब इसी में सबसे बड़ा चाइना जो है वो कहता है कि जब आप यूनाइटेड नेशन का आप रूल ही को नहीं मानते हैं, मतलब यूनाइटेड नेशन का एनपीटी में अगर आप साइन नहीं किए, क्योंकि भारत नहीं साइन किया हुआ है,
वो चाइना कहता है कि अगर आप यूनाइटेड नेशन का अगर आप रूल को ही नहीं मानते हैं तो आपको हम कैसे परमानेंट सदस्य दे, परमानेंट मेंबरशिप बना दें, मतलब आपको हम स्थायी सदस्यता कैसे दे दें। तो भारत का भी यहाँ पर एक स्टैंड है। भारत कहता है कि हम अपना ये जो है ना वो हम अपना इसको हम लोग रक्षा के लिए रखे हुए हैं। हम ये भी गारंटी देते हैं कि हम कभी किसी दूसरे के ऊपर हमला नहीं करें, क्योंकि हमारा इतिहास रहा है कि प्राचीन काल से लेकर के अभी तक भारत ने कभी भी किसी दूसरे देश के ऊपर आज तक ना युद्ध थोपा है और ना ही भविष्य में थोपेगा, ये हमारी गारंटी है। ठीक है, तो भारत कहता है कि परमाणु बम को हमने बस सिर्फ और सिर्फ रक्षा के लिए रखा है। हम कभी भी परमाणु बम का उपयोग तभी करेंगे जब कोई दूसरा देश हमारे ऊपर परमाणु बम पटकेगा, तब हम उसके ऊपर पटकेंगे, अन्यथा यह सिर्फ और सिर्फ हमारी रक्षा के लिए हमने रखा हुआ है। ठीक है, यहां तक क्लियर। अब देखिए दूसरा बात, उसके बाद फिर कहता है, देखिए दूसरा यहां पर आता है जम्मू कश्मीर का मुद्दा। जैसा कि आपको पता है कि जो चाचा नेहरू जी हैं, उन चाचा नेहरू ने क्या किया कि जम्मू कश्मीर के मुद्दा को यूनाइटेड नेशन ले गए। कोई भी मुद्दा को अगर वर्षों तक अगर सड़ाना है ना, तो आप जम्मू कश्मीर का मुद्दा की तरह आप उसको जो है वो यूनाइटेड नेशन में ले जाइए। वो फैसला अभी तक नहीं आया है और अभी आप उसका उम्मीद ही मत कीजिए क्या आएगा। लेकिन यहां पर भी एक जो है वो हम लोग के लिए पॉजिटिव बात है। यूनाइटेड नेशन जो है वो इसके ऊपर एक कमेटी बनाई थी, और वो कमेटी जब भारत आई, मतलब उसमें 15-20 जो भी आदमी होंगे, सदस्य जो भी होंगे, जब वो जम्मू कश्मीर आई तो यहाँ का वो स्टडी किया, और उन लोगों ने अपना रिपोर्ट जब उन लोगों ने जम्मू कश्मीर के बारे में जब उन लोगों ने यूनाइटेड नेशन में दिया, तो उन लोगों ने ये कहा कि जम्मू कश्मीर जो है वो भारत और पाकिस्तान का ये उसका अपना एक क्षेत्रीय मामला है, ये कोई इंटरनेशनल रिलेशन नहीं है। और भारत इसी के चलते कहता है कि जो बार बार जो आप गला फाड़ फाड़ के जो आप कहते हैं यूनाइटेड नेशन में कि जो है वो जम्मू कश्मीर का मुद्दा जो है वो अगर इसको मिल जाएगा और वीटो अगर भारत को मिल जाएगा तो हम जम्मू कश्मीर का मुद्दा जो है वो नहीं सलट पाएगा, मतलब पाकिस्तान के ऊपर भारत आक्रमण करके हमला करके ले लेगा। तो उस समय यूनाइटेड नेशन की कमेटी ने ही ये कहा था कि भारत और पाकिस्तान का आंतरिक मतलब कह सकते हैं एक तरीके का हम लोग कि वो क्षेत्रीय, मतलब आप उसका रीजनल एक तरह का प्रॉब्लम है वो जम्मू कश्मीर का मुद्दा, ये इंटरनेशनल नहीं है। तो इसलिए भारत इसके ऊपर भी जो होता है वो हमेशा आवाज उठाते रहता है। ठीक है, कि जम्मू कश्मीर का कोई मुद्दा जो है वो इंटरनेशनल मैटर नहीं है, ये हम लोग का अपना क्षेत्रीय मामला है, हम लोग का अपना एक इलाका का मामला है, वो हम लोग बातचीत के माध्यम से सुलझा लेंगे। ठीक है, और छोड़िए ना, खैर जम्मू कश्मीर का जो मुद्दा है ना वो आज नहीं तो कल धो के लेके आएंगे पक्का। अब देखिए बजट हम लोग के लिए एक नेगेटिव पॉइंट क्या हो जाता है ये बताते हैं। अब देखिए यूनाइटेड नेशन इतनी बड़ा संस्था है, अब उसको चलाने के लिए खर्च चाहिए। अब इतनी बड़ी संस्था, उसमें से इतना सारा बिल्डिंग्स होता होगा, इतने सारे वहाँ पर काम कर्मचारी होते होंगे, लोग रहते हैं, काम करते हैं, तो बजट मतलब खर्चा तो होता होगा ना। सबसे ज़्यादा जो अमेरिका जो इसमें से फंड करता है, उसके बाद जापान करता है, चाइना भी करता है, रसिया करता है, फ्रांस करता है, लगभग देश करते हैं। भारत के लिए थोड़ा सा इसमें से नेगेटिव वाला पॉइंट आ जाता है क्या कि भारत जो है वो लगभग 0.85% ही फंड कर पाता है, मतलब इतना ही पैसा ये दे पाता है। ठीक है, अब इसमें से ये थोड़ा सा नेगेटिव वाली बात है। यूनाइटेड नेशन कहता है कि देखो भाई तुम 1% का लगभग हमको देते हो फंड, अब उसके बाद तुम कहते हो कि हमको परमानेंट सीट दे दो। ठीक है, तो कोई बात नहीं, 1% तो यहाँ पर देते हैं, लेकिन जब दुनिया के दूसरे कोनों में जब कभी शांति स्थापित करना होता है तो भारत से सैनिक जाते हैं। जब सैनिक वो शहीद हो जाते हैं तो क्या उनको पैसा देते हैं, खाना पानी देते नहीं, भारत सब खर्च करता है ना। वैक्सीन जो है वो पूरी दुनिया को के लिए अभी जो है वो वैक्सीन वगैरह देने का जो काम कर रहा है वो भारत कर रहा है। पोलियो को पूरा दुनिया को जो वैक्सीन होता है वो भारत पहुंचाता है। ठीक है, तो क्या उसमें खर्चा नहीं लगता है, उसमें पैसा नहीं लगता है। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग के लिए नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। और उसके बाद सबसे बड़ा जो है वो सीटीबीटी क्या कहता है कि आप परमाणु बम अगर बना लिए, देखिए परमाणु बम सबको बना लेता है, वो बनता कैसे है, परमाणु बम जो होता है ना उसमें से जो यूरेनियम जो लगता है ना वो 80% इनरिच होना चाहिए। ठीक है, इनरिच का मतलब, और जो मतलब बिजली घर में जो लगता है वो 20% इनरिच होना चाहिए। आप लोग को पता होगा कि 1974 में जब हम लोग 1974 में परमाणु बम का जब हम लोगों ने परीक्षण किया था, उस समय अमेरिका हम लोग के साथ थोड़ा सा होशियार निकल गया। हम लोगों ने तारापुर बिजली वाला जो संयंत्र है उससे हम लोगों ने वहां का जो हम लोग यूरेनियम को लेकर के हम लोगों ने सोचा कि हम लोग परमाणु बम फोड़ देंगे, तो उसका जो था वो 20% इनरिच ही था, जबकि परमाणु बम के लिए 80% इनरिच होना चाहिए। ठीक है, यूरेनियम तभी जो होता है वो कोई भी परमाणु बम अच्छे तरीके से सक्सेस हो पाता है। तो इसलिए हम लोगों ने वहां पर अच्छे तरीके से धोखा खा गया था। उसके बाद सीटीबीटी कहता है कि देखिए अगर आप परमाणु बम बना लेंगे तो सिर्फ परमाणु बम बना लेने से नहीं होगा ना, बना तो सब लेंगे, अरे एक बार पटकेंगे तो पता चलेगा कि काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, एक बार टेस्ट तो करेंगे ना कि नहीं करेंगे। अब देखिए सीटीबीटी क्या करता है, लोगों को लगा ना, यूनाइटेड नेशन को लगा ठीक है कि ऐसा एक काम करते हैं कि चलिए कोई बना लेगा तो हम उसको ऐसा करते हैं कि ऐसा कानून बना देते हैं कि जो है वो परीक्षण ही नहीं कर पाए, मतलब उसको टेस्ट ही नहीं कर पाए। ठीक है, तो उन लोगों ने कानून बनाया कि ना तो जल पर आप परीक्षण कर सकते हैं, मतलब ना तो आप मतलब वाटर में करेंगे, ना तो थल पर मतलब जमीन में करने देंगे, ना तो वायु मतलब हवा में करने देंगे। तो भारत जो है ना तो जल पर किया, ना तो थल पर किया, ना ही वायु किया। भारत कहाँ पे किया, तो जमीन के भीतर, मतलब एक तरह का बंकर टाइप का। ठीक है, वहां पर भारत किया था। और उस समय
भारत का जो था वो परमाणु बम का परीक्षण कैसे हुआ था 1998 में, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, ठीक है। इसके बारे में कभी नेक्स्ट वीडियो में समझा देंगे, ठीक ना। उस समय एपीजे अब्दुल कलाम थे और उस समय भारत के पास एपीजे अब्दुल कलाम जैसे बहुत ही होनहार साइंटिस्ट थे, और हम लोग के पास अटल बिहारी वाजपेयी जैसे बहुत ही होनहार जो थे, देश के प्रति समर्पित हम लोग के पास एक प्रधानमंत्री के रूप में भी थे। अगर उन दोनों ने पूरे विदेश के प्रेशर को अगर समझा रहा था, दबाव को अगर समझा रहा था, तो हम लोग के पास परमाणु बम नहीं होता। तो इसमें से सीटीबीटी कहता है कि ये तीनों में से कहीं पर जो है वो आप नहीं परीक्षण कर सकते हैं। तो भारत ने कहा कि ना तो हमने जल पर किया है, ना तो हमने थल पर किया है, ना तो हम लोग वायु पर किया है, हम लोगों ने जमीन के भीतर किया है। और आप लोग को पता है कि कानून अंधा होता है। आप लोग बहुत बार छोटा सा कहानी सुने होंगे कि लंदन में कानून था कि वहां पर पंडित नेहरू एक बार गए थे ना, जब वो वकालत कर रहे थे, तो वहां पर एक कानून था, ठीक ना। जब एक आदमी को फांसी दिया गया तो सिर्फ वहां पर लिख दिया गया ना कि टू हैंग का मतलब उसको लटका दो, मतलब फांसी हुआ तो बोल दिया कि टू हैंग। अब जब फांसी होने लगा तो पंडित नेहरू बोले कि काम करो, जब उसको जल्लाद फांसी दिया ना, तो जैसे उसका गला में लटका, अरे लटका तो 2-3-4 मिनट तक गला दबेगा तब ना मरेगा। तो पंडित नेहरू बोले अब इसको उतारो, और नहीं उतारेगा तो तुमको हम फांसी पे लटका देंगे। उतारा, कोर्ट गए तो पंडित नेहरू बोले कि देखो आपने सिर्फ बोला था कि टू हैंग का मतलब सिर्फ लटका दो, तो भैया हमने लटका दिया फिर उतार दिए, अब बच गया तो इसमें क्या गलती है। तो इसलिए वहां के फिर चेंज किया गया और अब लिखा जाता है टू हैंग टिल डेथ, मतलब ये बकलोल को तब तक लटकाओ जब तक कि वो मर नहीं जाता है। और अभी भी हमेशा जब भी किसी को फांसी की सजा होती है तो यही चीज लिखा जाता है टू हैंग टिल डेथ, मतलब तब तक इसको लटकाओ जब तक ये मर नहीं जाता है। और उसके बाद नीचे में पैर वगैरह की नसें वगैरह भी काट जाती है, वहां पर डॉक्टर्स वगैरह भी होते हैं, ठीक है। तो आई होप यहां तक आप सभी को सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। भारत को वीटो क्यों मिलना चाहिए, भारत को क्यों वीटो मिलने में परेशानियां हो रही है, ठीक है। तो ये चीजें आप लोग को अच्छी समझ में आ गई होगी। तो चलिए अब इसका एक थोड़ा सा निचोड़ भी देखते हैं। देखिए, चाइना कहता है कि भारत जो है वो एनपीटी पर साइन नहीं किया है, मतलब जो 1968 में था, ठीक है। अगर भारत एनपीटी पर साइन कर देता है तो हम लोग को परमाणु बम हटाना पड़ेगा, और चाइना यही चीज चाहता भी है कि भारत के पास परमाणु बम हट जाए, ठीक है। तो भारत कहता है कि कोई बात नहीं, परमाणु बम हटाने के लिए हम 24/7 रेडी हैं, ठीक है, मतलब 24 घंटे 7 दिन, लेकिन पूरी दुनिया को हटाना पड़ेगा, ठीक है। तो चाइना कहता है कि ना नहीं हटाएंगे, तो ऐसा नहीं होता है ना, ठीक है। उसके बाद अब देखिए, यूनाइटेड नेशन का सिक्योरिटी काउंसिल में चाइना को जो है वो वीटो पावर है। उसी तरीके से एक संस्था है जिसको हम लोग बोलते हैं MTCR, ठीक है, MTCR, ठीक है, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिलम, ठीक ना। अब ये MTCR क्या बोलता है ना कि वैसे देश जो MTR का सदस्य है ना, वो वही देश जो है वो 300 किलोमीटर से ज्यादा दूरी की मिसाइलों को अपने देश में मतलब यूज कर सकते हैं, या दूसरे देश को बेच सकते हैं, या फिर दूसरे देश से वो खरीद सकते हैं। कितने किलोमीटर? लगभग 300 किलोमीटर से लंबी दूरी की मिसाइलों को, ठीक है। तो चाइना MTCR का सदस्य नहीं है, मतलब मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिलम का वो सदस्य नहीं है चाइना, ठीक है। अब पाकिस्तान को सोचता है चाइना कि हम मिसाइल बेच दें, तो वो बेच नहीं पाता है, और ना तो वो किसी दूसरे देश से वो 300 किलोमीटर से ज्यादा दूरी के मारक क्षमता वाले मिसाइल को वो खरीद सकता है। और आपको जान के ये ताजुब होगा कि MTCR में भारत का वीटो है, ठीक है। तो देखिए दो हाथ हो जाएगा। भारत के नेता लोग जो है ना थोड़ा सा बकलोल हैं, ठीक है। वो लोग को बस ये लगता है कि चुनाव कैसे जीते हैं। आप अक्सर देखे होंगे, अभी भी देख रहे ना, अभी से यूपी में चुनाव है, अभी से जो है वो सारी प्रोसेस चल रही है। भारत के नेता लोग जिस दिन ये चाह लेगा ना कि हम लोगों को अपना देश की जीडीपी को ऊपर करना है, तो उस दिन हमारे देश की जीडीपी होगी वो बहुत अच्छे तरीके से ऊपर हो जाएगी, ठीक है। अब भारत को यहाँ पर जो है वो वीटो पावर है MTCR में, ठीक है, क्योंकि भारत जो है वो MTCR का सदस्य है, और इसलिए हम लोग के पास 300 किलोमीटर से भी दूर मार करने वाली बहुत सारी मिसाइलें हैं, ठीक है। जैसे अग्नि मिसाइल के बारे में आप लोग जानते होंगे, ठीक है, बहुत दूर दूर तक हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। साउथ कोरिया जो है वो अग्नि मिसाइल का जो टेक्नोलॉजी भारत के पास है, उसके ऊपर वो भी बेस्ट अपना मतलब मिसाइल प्रोग्राम को वो चलाना चाह रहा है, जो हम लोग अग्नि जिस तरह से हम लोग के पास उसी तरीके से, ठीक है। तो भारत के नेता लोग अगर चाहे तो चाइना के ऊपर थोड़ा सा दबाव बना सकते हैं, चाइना को आप बोल सकते हैं एक टेबल पर बैठ के कि देखो भैया मेरे पास तो MTCR का मेरे पास वीटो है, अगर तुम MTCR का सदस्य बनना चाहता है, ठीक है, तो हमको तुम यूनाइटेड नेशन का सिक्योरिटी काउंसिल में पहले वीटो दिलवाओ, और अगर नहीं दिलवाएगा, ठीक है, तो हम तुमको MTCR में नहीं दिलवाएंगे, मतलब तुम 300 किलोमीटर तक में लटकल रहो, ठीक है। तो अगर यहाँ के नेता लोग थोड़ा सा होशियारी करेंगे तो ठीक है। जिस तरह से चाइना बोलता है, चाइना अपने वन नेशन पॉलिसी, जब कोई भी देश यहाँ जाते हैं लीडर हमारे देश से, तो वो कहता है कि हमारे यहाँ पर पहले वन नेशन पॉलिसी पर साइन कीजिए, ठीक है।
उसी तरीके से जब वो लोग भी आते हैं तो उन लोग को भी कहना चाहिए कि हमारे यहाँ पर भी अगर आप आते हैं तो आपको भी हमारा वन नेशन पॉलिसी पर ही आपको साइन करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा भारत एक संप्रभुत्व संपन्न राष्ट्र, ना तो हम किसी आंतरिक ना तो हम किसी बाह्य मामलों पर हम किसी से सलाह लेने वाले हैं, क्योंकि हम पूरी तरीके से अपने में स्वतंत्र हैं। ठीक है, तो MTCR का सदस्य है भारत और भारत के पास वीटो है, तो भारत को ये कहना चाहिए। ठीक है, तोड़ यही है हम लोग को, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में अगर चाइना अगर हम लोग के प्रति बाधा बन रहा है तो हम लोग के पास बस यही एक हम लोग के पास उसको काउंटर करने का हम लोग के पास तरीका है कि चाइना को बोलिए कि बोलना चाहिए कि MTCR में भैया हमके पास वीटो है और तुम्हारे पास सिक्योरिटी काउंसिल में वीटो है। ठीक है, तो आप ऐसा करो, सिक्योरिटी काउंसिल में तुम हमको विरोध नहीं करो, हम भी तेरा विरोध MTCR में नहीं करेंगे, और फिर इस तरीके से जो है वो हम लोग सिक्योरिटी काउंसिल में आराम से वीटो प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप यहां तक आप सभी को अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो चलिए अब मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।